ओके, मैंने कर दी स्टार्ट। ये लैब है एमएल फ्लो के बारे में। डेटाब्रिक्स की आखिरी लैब है आई थिंक। लैब 6 नहीं करवाई ना? लैब 6। लैब लैब 6 में। रुको, लैब 6 मुझे याद नहीं है लैब 6 क्या थी। लैब 6 ना सर ने अभी सबमिशन में डाली है। आई डोंट नो होगी तुम्हारे अभी पास क्यों या नहीं, की, अभी क्यों डाली? क्योंकि उस वक्त शायद उन्होंने सबमिशन नहीं ली थी। मैं देखती हूँ। एक सेकेंड। लैब 6 इंस्टॉल एंड रन अपाचे। वो कौन कह रहा था मुझे कि लैब 6 नहीं है? लैब कह रही थी नहीं है। ओके सही है, ठीक है। ओके। तो आ जाओ यहाँ पे अब। ओके, एमएल फ्लो क्या है तुम्हारे पास? एमएल फ्लो एक तरीका है, अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल चीज़ है, टेक्नोलॉजी स्टैक है, वट एवर, जिसमें हम लोग आराम से मशीन लर्निंग मॉडल्स को ईजी विद ईजी सिंटेक्स ट्रेन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये इंपोर्ट किया। मैं इसको एक्चुअली दिखा भी देता हूँ रन करके। मेरे आवाज़ चली गई थी। तुमने लैब्स खुद किए हैं या तो फिर किसी से कॉपी किए हैं? कॉपी। एक भी खुद नहीं की? नो। अच्छी बात है। क्या हो गया, लोड क्यों नहीं हो रहा? चलो, जब तक होता है ये लोड। ओके, नेवर माइंड। नेवर माइंड, जब तक ये होता है लोड, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी सही? यस। ओके। तो सबसे पहले ये सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, हम लोग एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को ट्रेन करेंगे विद सम रैंडम डाटा और यूजिंग एम एल फ्लो से उसे स्टेटिस्टिक्स और उसके लॉग्स और उस मॉडल इट्सेल्फ को सेव करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट वगैरह करेंगे, लेकिन इंपोर्ट से पहले ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी एम एल फ्लो। और वो कैसे होगी? वो होगी, मैं चलो जब लोड नहीं हो रहा है तो वो होगी पिप इंस्टॉल एम एल फ्लो से। सही है। डेटाब्रिक लिखेंगे फिर हाँ, इंस्टॉल फ्लो। डेटाब्रिक्स पे नोटबुक बनाई एक। सही है, और हम्म। नोटबुक पे एक सेल है, उस पर रन किया पिप इंस्टॉल एम एल फ्लो। वो हो गया। सही। उसके बाद सारी ये चीज़ रन की, इंपोर्ट वगैरह किया, आईरिस डाटा सेट को लोड किया। सही। तुम्हारे पास एक्स है और एक वाई है, राइट? एक्स क्या होता है तुम्हारे पास? ट्रेनिंग। एक्स एक्सेस। नहीं, एक्स एक्सिस नहीं टेक्निकली, नाम वहीं से पड़ा है इसका, लेकिन तुम्हारे पास जो जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स होता हम्म। है, और वाई इज़ हम्म। योर आउटपुट। टेस्टिंग। सही। यस। ओके, अच्छा, सबसे पहले फिर उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट किया। 80-20 रूल है जनरल। तो टेस्ट साइज 0.2 रखा और ट्रेनिंग साइज ऑटोमेटिकली 0.8 हो गया। फिर हम लोग ने एम एल फ्लो में एक एक्सपेरिमेंट बनाया, इसका नाम ही है एक्सपेरिमेंट, और उसका पाथ दे दिया दिस शेड वाले फोल्डर में, ये नाम का। जब ये हम लोग रन करेंगे, इस वाले कमांड को रन करेंगे, तो हमारे पास वो आ भी जाएगा एक दफ़ा लोड। हाँ, हो गया लोड। ओके। तो ये डिफरेंट चीज़ है। वर्क स्पेस अनटाइटल्ड नोटबुक 7 वाली होनी चाहिए।
है 7 वाली। आई थिंक यही है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ नहीं हुई। ओह, इसमें होगी। नहीं, इसमें भी नहीं है। खैर, पॉइंट इज़ के जब ये रन किया हम लोगों ने, राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे वर्क स्पेसेस में, वर्क स्पेसेस के अंदर एक शेड नाम का एक फोल्डर होगा। आई हैव नो आइडिया, इतना स्लो क्यों चल रहा है। अब ये लोड होता है, मैं बताता हूँ। पॉइंट इज यहाँ पे रन किया एंड देन एक शेड वाले फोल्डर में एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, और फिर यहाँ पर विद ml फ्लो करके हम लोग ने मॉडल को, पहले मॉडल तैयार किया, सही है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, उसमें हम लोग ने जो हाइपर पैरामीटर्स हैं वो सेट किए, एन एस्टिमेटर्स और मैक्स डेप्थ और रैंडम स्टेट, ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है, ये रैंडम फॉरेस्ट के तुम्हारे पास वो हैं पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इससे क्या होता है, मॉडल फिट से ट्रेन हो जाते हैं ना। ट्रेन होता है, इस लाइन से ही ट्रेन होता है। और फिर तुम्हारे पास मॉडल डॉट प्रिडिक्ट से क्या होता है, वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं। तो इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्स टेस्ट, और उसकी प्रिडिक्शंस हम लोग ने यहाँ पे स्टोर कर दी, एंड देन उसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं, जो वाई टेस्ट पहले से हमारे पास उस आउटपुट था विद जो एक्चुअल आउटपुट आया है फ्रॉम योर ट्रेन मॉडल। तो हम लोग जो वैलिडेशन डाटा है उसके अगेंस्ट प्रिडिक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, उससे एक्यूरेसी निकल जाएगी हमारी। इसको करते हुए हम लोग ने ML फ्लो में ये सारी चीज़ लॉग कर रहे हैं, यानी कि सेव कर रहे हैं। हम लोग ने एन एस्टिमेटर्स बता दिए कितने 100 है, मैक्स डेप्थ 2 है, एक्यूरेसी 100 है। इससे होगा क्या कि मैंने एक्चुअली पर्सनली फॉर FIP बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए थे विद डिफरेंट तरीके से, टू सी कि कौन से में ओवर फिटिंग कम हो जाती है, कौन से में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, और उसको उनको डिफ्रेंशिएट करने में उस मॉडल का नाम मुझे सेपरेट करना ज़रूरी था, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी था। उस मॉडल में इमेजेस, किसी में इमेजेस ज़्यादा पे ट्रेन हुआ हुआ था तो मैंने वो मेंशन किया हुआ था, किसी में तुम्हारे इमेजेस डिफरेंट फॉर्म से प्री प्रोसेस हुई थी तो मैंने वो मेंशन किया हुआ था, किसी में ईपॉक ज़्यादा थे तो मैंने वो मेंशन किया हुआ था, एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास ML फ्लो ये एक ईजियर वे दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग लॉग कर देते हैं, और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये सब कुछ सेव हो रहा होता है कि उस मॉडल के अंदर एक दफ़ा बस मुझे नज़र आ जाना वो कहाँ था, वर्क स्पेसेस के अंदर जाता है। हाँ, ये रहा, यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर ये जो लेफ्ट फोल्डर वर्क स्पेस है, शेयर्ड, एंड देन यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होगा जो कि क्रिएट हुआ है, सही। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास वो मॉडल है जो कि ट्रेन किया है, ये रहा वो मॉडल, कोई भी रैंडम सा नाम है इसका, और इसके अंदर तुम्हारे पास जो जो चीज़ें सेव की हुई थी, मैक्स डेप्थ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैक्स डेप्थ 2 सेट की हुई है, एन एस्टिमेटर्स 100 सेट किया हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे उस मॉडल की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैक्स डेप्थ क्या? मैक्स डेप्थ है प्रॉबली रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का न्यूरल नेटवर्क है, आई एम नॉट श्योर, जानना तो बताओ, मैं GPT करता हूँ। नहीं, छोड़ो आलसी। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी इसकी क्या आ रही है, 1। 1 अच्छी है बुरी है? अच्छी है। नहीं, बुरी है। नहीं, अच्छी है। अच्छी है। कैसे अच्छी है और बुरी क्यों है? क्योंकि 1 हाईएस्ट होती है, तो जितना 1 के करीब होता है, आई हाँ, गेस वो ये अच्छी प्रोबेबिलिटी है, राइट, प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1, तो 1 इज हाईएस्ट, 100% एक्यूरेसी है इसकी, है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ उस मॉडल को अगर दोबारा से यूज़ भी करना है तो उसकी रन आईडी ये रही, इस मॉडल पे जाएंगे कहाँ पे, वर्क स्पेस, शेयर्ड फोल्डर, एंड देन ये रही उसकी रन आईडी,
इसको कॉपी करेंगे एंड अगर इस मॉडल को दोबारा से यूज़ करना है तो हम्म फिर ये ऐसे मॉडल URI किया, राइट, यहाँ पे रन्स, और ये जो रन आईडी की जगह जो ये चीज़ है कॉपी करके यहाँ पे डालनी हम्म है। और ये स्लैश क्या है? स्लैश वो नाम है जो कि तुमने जिस पे सेव किया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे एम एल फ्लो sklearn लॉग मॉडल, तुमने मॉडल सेव करी हो विद दिस नेम, राइट। हम्म तुम्हें वो स्लैश के बाद यहाँ पे ये नाम देना है और आईडी यहाँ पे पेस्ट करनी है, एंड देन तुम्हारे पास ये रन करके वो मॉडल लोड हो जाएगा। और फिर वो मॉडल को वापस से यूज़ प्रिडिक्ट करके हम लोग उस मॉडल को वापस से यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस। सही है। सही। ओके आगे आई गेस सेम चीज़ें हैं सारी, ये या वापस से क्यों हो रहा है सब? क्योंकि वो टास्क्स हैं, टास्क्स में एग्जैक्टली exactly वही चीज़ें होती हैं जो कि लैब में मैनुअल्स में होती है, एग्जैक्टली ओके। सेम। यहाँ पे देखो, क्रिएट अ न्यू सेल एंड रिपीट टास्क 4 बट हाइपर पैरामीटर्स इसके 100 और मैक्स डेप्थ 4 कर दो। रिकॉर्ड न्यू एक्यूरेसी और व्यू एंड कंपेयर, ऐसे ही हैं सारे टास्क। सही है। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एम एल फ्लो वाली फजूल चीज़ ख़त्म होती है। यहाँ पे तुम्हारे डाटाबेस का काम ख़त्म। एक मिनट लैब पे जाना, अगर बंद नहीं की है तो। कर दी, लेकिन ये लो, कहाँ पे? आखिर और बिल्कुल लास्ट में। हम्म। हाँ ये इसका क्या मतलब हुआ? योर एमएल फ्लो यू हैव टू डिफरेंट वंस। योर हाँ। एम एल फ्लो यूजर इंटरफेस विद 2 डिफरेंट रन्स। क्या मतलब है कि तुमने जो एम एल फ्लो को यूज़ करते हुए 2 अलग अलग मॉडल ट्रेन किए यूजिंग डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स, सही। हम्म और फिर तुमने उन दोनों के जो एक्यूरेसीज हैं वो डिस्प्ले करवाई। सही है, ठीक है। सही। हम्म ओके बंद कर रहा हूँ मैं ये, और फिर लैब नंबर 10। और ये अब 9। कम्प्लीटली, ये 9 थी, एम एल फ्लो वाली 9 थी। एमएल फ्लो तो 8 है ना? लिखा हुआ 9 है यहाँ पे। ओके लेट्स सी। कंफर्म करो वो कौन सी है। जो आई हैव, मुझे याद नहीं है मुझे किसने भेजी थी सारी लैब्स, लेकिन जिसने ही भेजी होगी वो प्रीटी श्योर नाम चेंज नहीं करेगा फाइल्स का। हम्म। लेट मी नो व्हेन रेडी। ओके। हाँ, लैब 9 इज डास्क। है यस। तुम्हारे पास? ओके अभी ये ख़त्म करने दो मुझे। लैब 9 इज टास्क, तो लैब 8 क्या थी? एम एल फ्लो। ओके मुझे ज़रा इसे ये मीट ख़त्म करने के बाद मैं देखनी है कि कौन सी चीज़ मिसिंग है तुम्हारे पास से या कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है मेरे पास से। मैंने वैसे भेज दिया है टीम्स पे जो थी, कहाँ भेजिए? तो मैं भेज दी व्हाट्सएप पर। लेट मी चेक, ये सेम लैब है या नहीं। हम्म एग्जैक्ट सेम नाम है, बस 9 और 10 का फ़र्क है। लेट मी चेक। हाँ एग्जैक्ट सेम है, ये सही। री 9 और ये री 10। ओके मैं अपनी वाली से करवा रहा हूँ। नो इश्यूज। अच्छा डास्क क्या है, कुछ आइडिया? या लैब लियो तो सर की बात सुनी थी, अगर उन्होंने समझाया हो। मुझे नहीं पता उन्होंने समझाया भी नहीं समझाया। प्रोजेक्ट कंप्यूटिंग के लिए यूज करते हैं ना हम डास्क।
पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। यस, मतलब लाइब्रेरी है। लार्ज सेट होता है हमारा। थोड़ी सी आवाज़ कट गई तुम्हारी, फिर से बोलो। मैंने कहा जैसे बहुत लार्ज डेटा सेट होता है हमारे पास, शायद तब हम हाँ हाँ, ऐसे ही है। हाँ, दास्क एक लाइब्रेरी है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है, और स्पेशली तब यूज़ होती है जब हमारे पास डाटा जो है, ट्रेनिंग डाटा, वो हमारी मेमोरी से ज़्यादा होता है। ये स्पेशली मेरे एफआईपी में करते हुए मसले आए थे कि मेरी टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस तकरीबन 10,000 थी, और जब हम्म। मैं ट्रेन करते हुए उनको मेमोरी में यानी कि रैम में लोड कर रहा था, तो तुम्हारे हमारे पास वी एस कोड ही क्रैश हो रहा था। तो सही है। बहुत लंबी लंबी तरीके से करके लेज़ी लोडिंग करनी पड़ी थी। तो डास्क बहुत इजी तरीका देता है फॉर, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीका फॉर द यूज़र कि एक चीज़ कर दो और ऑटोमेटिकली बैक एंड पे सब कुछ हो रहा होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तुम ठीक लोग है। अब टास्क कर रहे हो? नहीं, मैंने अभी आज ही तो पढ़ा है डास्क। सही है, ठीक है। ओके, अच्छा, की फीचर्स ऑफ डास्क: पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑटोमेटिकली पैरेलल पैरेलल कंप्यूटिंग भी कर रहा होता है, कोई लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ के कीवर्ड है वो डिफाइन कर दो और वो कम्प्लीटली पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क हैंडल करेगा। सही। फिर डायनेमिक टास्क शेड्यूलिंग, सही है, मैं बताऊंगा आगे क्या है। स्केलेबिलिटी, कैन स्केल कंप्यूटेशन सीमलेसली फ्रॉम अ सिंगल मशीन टू अ क्लस्टर। जब सिंगल मशीन, क्लस्टर और सिंगल मशीन में फ़र्क पता है? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर पे मशीन बनी हुई होती है ना? क्लस्टर इटसेल्फ क्या होता है? हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके। सही है। एक सिंगल मशीन है, उसका क्लस्ट मतलब। पैरेलल क्या होगा? पैरेलल नहीं, वैसे परपेंडिकुलर क्या होगा? क्लस्टर, राइट, मल्टीपल मशीन्स, उस पे काम हो रहा होता है। और वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जनरली थ्रू अ नेटवर्क। वो नेटवर्क से आपस में क्लोजली कनेक्टेड होता है, एंड देन वो आपस में थ्रू आईपी एड्रेसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बताया इसलिए क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आगे हो बताया जाएगा। अच्छा, integrations works well with Python libraries including pandas, numpy and machine learning frameworks। ठीक है, और Python की libraries pandas, numpy वगैरह के साथ अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ओके, components of components of task arrays handle large numerical data sets, exactly numpy की तरह, but with the ability to process data in chunks। सही, एग्जैक्टली नम numpy की तरह, बस able to handle large amounts of data, क्योंकि वो चंक्स में ब्रेक डाउन कर लेता है, एक साथ लोड नहीं करता। तो नंबर नहीं होते? numpy में हो सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वेज, लेकिन टास्क में एक चीज़ कर दो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे करेगा, फ़र्क ही है सिर्फ। सही, इट्स वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही मिनिमल कोडिंग से हो जाता है। ओके। फिर एक है तुम्हारे पास डास्क डाटा फ्रेम। पांडा का डाटा फ्रेम होता है, एग्जैक्टली वैसे ही डास्क डाटा फ्रेम है, वर्किंग विद डाटा सेट्स लार्जर देन मेमोरी। सही है, सेम चीज़ है पांडा और इसमें। टास्क के डाटा फ्रेम्स फॉर वाइवा मैं बता रहा हूँ, कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल पांडास के डाटा फ्रेम्स। एग्जाम्पल इसकी ये है कि तुम्हारे अब पास बोलिए, वो फिर से रिपीट करना। कौन सी बात? अभी के, अगर मैं तुम्हें बात बताऊं कि हाँ, वो वाइवा के लिए मैं ये कह रहा था कि जो डास के डाटा फ्रेम है हम्म। वो कंसिस्ट करता है, एक डास के डाटा फ्रेम में मल्टीपल पांडास के डाटा फ्रेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डास के डाटा फ्रेम्स एक लिस्ट है, एक अरे है, जिसमें एक पांडा का डाटा फ्रेम है, मल्टीपल ठीक है। पांडा के डाटा फ्रेम्स हैं। सही, और उसको वो इंडिविजुअली हैंडल कर रहा होता है, एक लोड किया डाटा फ्रेम एंड देन दूसरा लोड किया एंड देन तीसरा लोड किया एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से वो लेजी लोड करके, लेजी लोडिंग पता है क्या होती है? कि बहुत तब डाटा को लोड करो जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, एक सही साथ है। सब कुछ लोड ना कर दो। ठीक है। सही है। तो डास तुम्हारे पास जो डास का डाटा फ्रेम है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इट्स लाइक एन अरे, और हम्म। ईच इंडेक्स पे उसके पास पांडा के डाटा फ्रेम्स हैं। सही है। ओके, पैरेललिज्म इन, अच्छा, डिलेड प्रोवाइड्स लेजी वैल्यूएशन, ये मैं आगे बताऊंगा। कोऑर्डिनेट्स टास्क एग्जीक्यूशन, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, ये सब उसके कंपोनेंट्स हैं।
ठीक है। Parallelism and task parallelism achieved through computation defined task creates a directed acyclic graph representing all operations and their dependencies. हमारे पास होता है क्या है कि टास्क जो है, एक दफ़ा हम लोग टास्क डिफाइन कर देते हैं तो वो रन करने से पहले एक ग्राफ बना देता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जो कि वो बता हम्म। रहा होता है कि किस ऑर्डर में एवेल्यूएशंस होनी चाहिए और कौन से कंपोनेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है और कौन से कंपोनेंट्स आपस में डिपेंडेंट है, क्योंकि जो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट होंगे उनको हम लोग पैरेलल में कंप्यूट कर सकते हैं अच्छा ऐसे। कर और जो तुम्हारे पास डिपेंडेंट है वो ऑब्वियसली सिंस डिपेंडेंट है तो उनको सिक्वेंशियली एडिट कह रहा हूँ कंप्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सकते हैं। इसकी एग्जांपल इसकी एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर ये नोटबुक चल जाए तो ये रही। एक एक सेकंड रुकना। ओके, जब तक ये हो रहा है मैं अभी ये ग्राफ की एग्जांपल दिखाऊंगा, ग्राफ कैसा दिखता है। फॉर नाउ नेक्स्ट। ओके, एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस देख लो। बिग डाटा प्रोसेसिंग ऑब्वियस है, जब तुम्हारे पास लेज़ी लोडिंग होती है तो फिर बिग डाटा प्रोसेसिंग में यूज़फुल है। मशीन लर्निंग पाइपलाइंस, ट्रेनिंग मॉडल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, मेक सेंस, हम्म। ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, लार्ज स्केल सिमुलेशंस एंड डाटा एनालिसिस, ओके ठीक है। एडवांटेजेस देख लो, सिंप्लीफाइज राइटिंग पैरेलल प्रोग्राम्स, हम्म। रिड्यूसेस कंप्यूटेशन टाइम फॉर रिसोर्स इंटेंसिव टास्क, क्योंकि तुम्हारे पास जब पैरेलल प्रोग्राम्स होंगे तो उनका कंप्यूटेशन टाइम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। allows computation that exceed memory constraints, ओके क्लियर यहाँ तक कोई सही है। सवाल? नो। ठीक है। डास्क आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर हाई लेवल कलेक्शंस देख लो। डास्क के अरेज होते हैं जो कि एग्जैक्टली नंपाई अरेज की तरह होता है, सही। डास्क के डाटा फ्रेम्स होते हैं जो कि मैंने बता दिया वो पांडास की डाटा फ्रेम्स की तरह होते हैं, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पांडा की डाटा फ्रेम्स, सही। अच्छा, डास्क बैग्स जो है वो हमारे पास पाइथन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की तरह होता है, डाटा के लिए ही होता है, जो कि पाइथन की लिस्ट है। पाइथन की लिस्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं हम लोग, कुछ आइडिया? नोप। क्योंकि लिस्ट में मल्टीपल डाटा टाइप्स आ सकती हैं तो कम्प्लीटली सही है। स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सही है। तो डास्क बैग्स जो है वो हमारे पास पाइथन की लिस्ट के लिए यूज़ की तरह तो यूज़ होता है। स्ट्रक्चर्ड किसको बोलते हैं? किसको? कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड को। अरेज प्रॉब्ली कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड है, राइट। नम अरेज एक्चुअली अरेज ही होंगे क्योंकि अरेज में कंटिन्यूसली मेमोरी होती है, राइट। और तुम्हारे पास उसमें सेम डाटा टाइप होती है अक्रॉस ऑल इंडेक्सेस, ओके। सही। एक तुम्हारे पास है डास डिलेड, ये कीवर्ड है, बहुत ही यूज़फुल कीवर्ड है, अच्छी चीज़ मुझे लगी है एक्चुअली डास के बारे में, जो कि आगे यूज़ होगी तो मैं बताऊंगा। फिर तुम्हारे पास टास्क ग्राफ है, वो खुल गया तो मैं दिखाता हूँ। लैब 10, के ऐसा ग्राफ बनता है तुम्हारा, या। सही। इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसमें दो फंक्शंस हैं। एक क्या फंक्शन है तुम्हारे पास जो कि स्क्वायर कर रहा, सिंपल, किसी भी नंबर को इनपुट ले रहा है और उसको स्क्वायर करके रिटर्न कर रहा है। सही है। दूसरा फंक्शन है तुम्हारे पास कि वो एक लिस्ट लेगा नंबर्स की और उन सब पे स्क्वायर करके उनको सम करेगा, ओके। सही है। तो तुमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में क्या स्टोर्ड है, फ्रॉम 0 to 9, हम्म। सही। तो 0 to 9 में सब क्या होगा, जो इंडिविजुअल नंबर्स है वो सारे के सारे स्क्वायर होंगे, तो ये देखो सारे ऐसे 10 स्क्वायर बने हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो कम्प्लीटली क्या है, ये इंडिपेंडेंट। पैरेलल। हम्म। और तुम्हारे पास फाइनली सम ऑफ स्क्वायर्स ये रहा, ये तुम्हारे पास है डिपेंडेंट। तो इस ग्राफ से वो विजुलाइज कर
विजुलाइज तो खैर कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं होती करने की, लेकिन इस ग्राफ के ज़रिए से वो पता लगाता है कौन से टास्क डिपेंडेंट है, कौन से टास्क इंडिपेंडेंट है, और कौन से टास्क पैरेलल कंप्यूट हो सकते हैं। सही है। क्लियर? हम्म। ठीक है। टास्क ये हो गया। Tasks are represented as nodes and edges represent dependencies between them. सही। Task graphs enable fine grained parallelism. ठीक है, ऑन हो गया। अच्छा, तो हमारे पास अब दो टाइप के स्केजुलर्स हैं। स्केजुलर्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? जो टास्क को स्केड्यूल टाइमिंग्स कर लगा। रहे होते हैं, हाँ एग्जैक्टली तो तुम्हारे पास दो टाइप के स्केजुलर्स हैं, सिंगल मशीन स्केजुलर और डिस्ट्रीब्यूटेड स्केजुलर। सिंगल मशीन स्केजुलर में तुम्हारे पास वो थ्रेड के स्केजुलर आ गए और वो प्रोसेसर्स के स्केजुलर आ गए कि वो थ्रेड्स को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं। विद इन अ सिंगल मशीन आपस में थ्रेड क्रिएशन और उसके किलिंग ऑफ थ्रेड्स, या किलिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसको मैनेज कर रहा होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड स्केजुलर में क्या होगा कि तुम्हारे पास क्लस्टर्स होंगे ट्रस्ट। और उस क्लस्टर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्केजुलर कर रहा होगा। सही है। ओके ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स फिर से आ गया क्लाइंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्केजुलर है उसके कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है तुम्हारे पास क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, हम लोग होते हैं टेक्निकली क्लाइंट एक यूज़र एड तो नहीं, लेकिन एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए से हम लोग स्केजुलर को टास्क दे सकते हैं। सही है, क्लाइंट एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लोग स्केजुलर को टास्क देंगे कि ये परफॉर्म करो एंड देन ये परफॉर्म करो, इट्स फॉर अस, ये इसलिए क्लाइंट नाम दिया हुआ है इसका। ठीक है, इसकी एग्जांपल आएगी आगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, हम होपिंग। फिर तुम्हारे पास एक स्केजुलर है, अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दैट मैनेजेस टास्क एग्जीक्यूशन, ट्रैक्स डिपेंडेंसीज एंड schedules द टास्क ऑन अवेलेबल वर्कर्स। कोई सवाल इसमें? नोप्स। सही है, एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, वो इधर उधर काम फेंकेगा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। फिर तुम्हारे पास क्या है? कह सकते हैं क्या? क्या? शेड्यूलर को मास्टर नोड कह सकते हैं? स्केजुलर को मास्टर नोड, आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ओ। तुम्हारे पास है फिर वर्कर्स। ठीक है, प्रोसेसेस दैट एग्जीक्यूट द टास्क असाइंड बाय द स्केजुलर। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं टास्क जो कि स्केजुलर ने असाइन किए हुए हैं। सही, वो मैक्स वर्कर वाली चीज़ थी ना पूल में, वो वाले वर्कर्स हैं ये। सही है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास डाटा स्टोरेज, नथिंग स्पेशल। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो? यूजिंग TCP/IP, TCP/IP। सही। और efficient serialization techniques ensure minimal work overhead when transferring between distributed components. Efficient serialization techniques ensure minimal overhead when transferring data between distributed components. I see. ठीक है, efficient serialization techniques का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास minimal serial प्रॉबेबली यही मतलब है कि मिनिमल सीरियल कोड है। सीरियल कोड का मतलब पता? जो सीरियली रन हो रहे हाँ, सीरियली रन हो रहे हो। अब सीरियली रन होने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास वो आपस में डिपेंडेंट है। हैं। राइट, अब जब वो डिपेंडेंट होंगे किसी और चीज़ पे भी तो उनको डिफरेंट वर्कर से डाटा चाहिए होगा। जब वो डाटा चाहिए होगा तो वो ट्रांसफ़र होंगे सिंस दे आर वर्किंग इन अ क्लस्टर। अब ठीक जब है। ट्रांसफ़र चाहिए होगा तो क्या होता है, वो ओवरहेड होता है, क्योंकि ओवरहेड का मतलब पता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था आई थिंक। यस। ठीक है, अच्छा, स्केलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, पॉइंटर्स के इट इंटीग्रेट्स विद क्लस्टर रिसोर्स मैनेजर्स, क्यूबरनेटीज के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और बाकी सारे जो क्लस्टर रिसोर्स मैनेजर्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि डास्क डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर डायग्राम बताई हुई है, जबकि डायग्राम दी भी नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया क्यों लिखा हुआ है। ओके। बॉटलनेक्स पता है क्या होता है? लूप होल्स सॉर्ट ऑफ। नहीं नहीं,
लूप होल्स नहीं। बॉटल नेक्स तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये होते हैं कि एक जगह पे, मैं एक यूनिट डिफाइन कर रहा हूँ खुद से, कि पॉइंट वन है, आपस में तीन पॉइंट्स कनेक्टेड है, पहले पॉइंट वन पे काम होगा, एंड देन पॉइंट टू पे काम होगा, एंड देन पॉइंट थ्री पे काम होगा। सही है। हम्म पॉइंट वन जो है वो 100 की स्पीड से काम कर रहा है, पॉइंट टू जो है वो 20 की स्पीड से काम कर रहा है, और पॉइंट थ्री जो है वो भी 100 की स्पीड से काम कर रहा है। सही। तो जब हम्म ऐसी स्पीड आ गई तो पॉइंट वन को जो है वो पॉइंट टू की वजह से वेट करना पड़ेगा, अपनी हम्म ऑप्टिमल स्पीड पे रहेगा नहीं। इवन पॉइंट थ्री को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी से काम करके फारिग हो जाएगा और वो फिर से वेट कर रहा होगा पॉइंट नंबर टू का। तो वो जो पॉइंट टू है उसको हम लोग कहते हैं बॉटल नेक। सही है। सही है। और वो बॉटल नेक क्यों कहते हैं जानना है? बता दो। क्योंकि वो बॉटल नेक बॉटल की नेक होती है ना, हम्म it represents that कि top of the bottle is a wider section और the bottom of the neck, bottom of the bottle is a narrow section। तो वो top वाला जो flow है पानी का वो block हो रहा होता है because of the narrow section in the bottom of the bottle। ड्रॉ करके दिखाने दो। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज याद रहता है बॉटल नेक का कॉन्सेप्ट फिर। ठीक है, अजीब सी बॉटल बनी है लेकिन समझ जाना। ठीक है, ये बॉटल है। अब लेट्स सपोज ऊपर वाला जो पानी है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होगा ऐसे, लेकिन इतना सारा एक साथ नहीं आ पाएगा बिकॉज योर दिस इज़ अ बॉटल एंड दिस इज़ द नेक ऑफ द हम्म बॉटल। तो इसकी नेक की वजह से तुम्हारे पास कम्प्लीटली पूरी तरीके से फ्लो नहीं चल रहा होगा। वो एक पॉइंट की वजह से तुम्हारे पास रुकावट आ रही होगी बिटवीन बिटवीन द फुल फ्लो। इवन दो ग्रेविटी यहाँ पे, ग्रेविटी नहीं लेकिन तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट में एट अ टाइम कम आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस बॉटल नेक। हम्म सही। सही। ओके। तो पॉइंट इज, मैंने क्यों बोला ये, आइडेंटिफाई बॉटल नेक। ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में अपने कोड पे जो कि बॉटल नेक क्रिएट कर रहा है। इसकी एग्जांपल एक और दे देता हूँ मैं, कि एक अपने अगेन एफ में मैं इमेजेस की बैकग्राउंड रिमूव कर रहा था यूजिंग अ लाइब्रेरी, और वो एक्चुअली उस लाइब्रेरी को एग्जीक्यूट एक इमेज पर काम करने में उसको तकरीबन 5 सेकंड लग रहे थे। और वो 5 सेकंड बहुत होते हैं इन टर्म्स, इन इन हम्म कंप्यूटर टर्म्स। तो वो उसकी वजह से बाकी सब पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। राइट, एक काम की वजह से बाकी सब पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। और जब 10,000 पिक्चर्स है तो वो हिसाब लगा लोगे क्या होगा हम्म फिर। सही। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। अब डास का क्या काम है वो यहाँ पे देख लो। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं। ठीक है, ये सिर्फ फंक्शंस के लिए यूज हुए हुए हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिंटैक्स। अब इसी को, इस फंक्शन, इन इन फंक्शंस को अगर हमें पैरेलल बनाना है तो हम्म डास क्या अलाउ करता है, सिंपली यहाँ पे कीवर्ड लगा दो फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर लगा दो। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास ये पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आई? यस। तो डास का ये फ़ायदा है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी कर देता है, ये नुकसान भी है। ओके। अच्छा, तुम्हारे पास अब एक नमपाई वाली एग्जांपल है जो शायद यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं है। नमपाई वाली एग्जांपल है तुम्हारे पास। नमपाई में नमपाई एक अरे, और उसको ये सीरियल कोड है, राइट। नमपाई में हम लोग ने एक रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, इतनी वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई, और उस जितनी भी वैल्यूज है उनको स्क्वायर किया एंड देन उनको आपस में सम किया। सही। दिस इज अ सीरियल कोड। अगर हम लोग यही काम यूजिंग डास्क करेंगे, डास्क अरेज वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नंपाई अरेज, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग ने जो सेम डाटा है उसको डास्क अरे में रखा, और उसको हम लोगों ने चंक्स में ब्रेक कर दिया, एक चंक कितने इतने चंक्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है। सही। और फिर वो ऑटोमेटिकली पैरेलल
इसको कंप्यूट करेगा, स्क्वायर भी पैरेलल करेगा एंड देन आखिरी में उसको सम कर देगा। सही है। समझ में आई ये चीज़? ओके। मैं कब पता चलेगा कि हमें डिलीट कब लिखना है या फिर हमें चंक्स में कब ब्रेक करना है? हमें कब पता चलेगा? पहली पहली चीज़ क्या बोली थी तुमने हमें? डिलीट में जैसे कि अभी ऊपर वाला जो कोड है उसमें हमने डिलीट लिखा था और फिर वो बाकी के पैरेललिज्म खुद अप्लाई कर रहे थे ना। हाँ। तो मैं ये पूछूं कि व्हेन टू हाउ टू डिफरेंशिएट कि हमें वो डिलीट वाला काम कब करना है और चंक्स में कब ब्रेक करना है, ओके। कि भी नंबर्स काफी ज्यादा ही। अगर हमारे पास फंक्शंस हैं हम्म। और उन फंक्शंस को पैरेलल करना है तो सही है। फिर डिलीट। ओके। और अगर हमें डाटा को ब्रेक करना है, हम्म। तो स्पेशली नमपाई अरेज को, राइट, हम्म। तो चंक्स में। सही। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ पैरेललाइजिंग, मिनिमल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग कोड, दैट्स ट्रू, हम्म। ऑलमोस्ट नन चेंजेस हुई हैं। सही। ट्रांसपेरेंट हैंडलिंग ऑफ डिपेंडेंसीज, वो छोड़ दो। इंट्रोडक्शन, टास्क शेड्यूलिंग इन इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये सब क्या कह रहा है? हाउ टास्क शेड्यूलिंग वर्क्स। सबसे पहले वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करता है, ऐसे ग्राफ, जिससे क्या पता चल जाता है हमें कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं और ऐसे कौन से टास्क हैं जो कि पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सही है। नंबर हम्म। वन स्टेप इज दिस। फिर तुम्हारे पास वो ग्राफ को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज कैसे करता है कि उसमें से रिडंडेंसीज रिमूव करता है। रिडंडेंसीज पता है क्या होती हैं? जो कि चीज़ रिपीट हो रही होती है, हम्म। जिसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी ग्रुप टास्क वेयर पॉसिबल टू रिड्यूस ओवरहेड, उन टास्क को ग्रुप कर दो जो सिमिलर हम्म। है, ताकि ओवरहेड कम हो जाए। ओवरहेड कैसे कम होगा तुम्हारे पास? क्योंकि जब तुम्हारे पास सिमिलर टास्क एक ही ग्रुप में होंगे तो तुम्हें ट्रांसफर करनी नहीं पड़ेगी इधर से उधर डाटा को, तो ओवरहेड रिड्यूस होगा। सही। और फिर फाइनली ऑप्टिमाइजेशन में ये भी इंश्योर हो जाता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए तुम्हारे पास टास्क अक्रॉस अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर 10 पीसीज हैं तो 10 पीसीज को एज मच एज पॉसिबल इवनली काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। ओके। और फिर फाइनली उसके एग्जीक्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सिंगल मशीन स्केजुलर। थ्रेडेड स्केजुलर uses Python threads suitable for IO bound task, ये लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने, राइट? हम्म। Processes scheduler uses multiprocessing for CPU bound task to bypass the Python's kill. और फिर तुम्हारे हम्म। पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्केजुलर जिसमें एक स्केजुलर है, सेंट्रल मैनेजर, वर्कर्स हैं जो कि टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड क्लाइंट है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़र्स को, जो कि वो डिफाइन और सबमिट करें स्केजुलर को अपने काम। फिर यहाँ पे सारी उसके एडवांटेजेस वो फिर से वही बोले हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ नई नई चीज़ें, तो जैसे कि टास्क डायनेमिकली असाइन टास्क टू वर्कर्स एज रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल, मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। समझ में आ गई चीज़? वर्कर एक फ्री हुआ, एक हम्म। प्रोसेस फ्री हुआ अपने काम से, तो टास्क ने उसको ऑटोमेटिकली दूसरा टास्क असाइन कर दिया। तो वो सही है। डायनेमिक स्केजुलिंग ये है तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास फॉल्ट टॉलरेंस है। एक पीसी में मसला आया तो ऑटोमेटिकली उसका जो काम है वो दूसरे पीसी को दे दिया। ठीक। ओके। फिर तुम्हारे पास स्केलेबिलिटी है। टास्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन सीमलेसली। मल्टीपल मशीन्स में हम लोग टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर तुम्हारे पास फाइनली लेजी वैल्यूएशन। सही। सिर्फ तभी लोड होगा जब रिक्वायर्ड है। ओके, अभी तक कोई सवाल? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो टास्क है, ये जो सारे टास्क हैं, अब वो जो मैंने जुपिटर नोटबुक खोला है वो है, ये अभी एग्जैक्टली वही है जो मैंने पहला दिखाया था। और अब तुम्हारे पास क्या है? कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क अरेज एंड नंपाई अरेज फॉर लार्ज कॉम्पिटिशन्स। सही है। तो इसको हम लोगों हम्म। ने कंप्यूट कैसे किया हुआ है, यहाँ पे चेक कैसे किया हुआ है, कंपेयर कैसे किया हुआ है, ये देख लो। हम लोग ने सेम दो काम जो स्क्वायर करके सम कर रहे हैं, एक नंपाई के एरे से किया और एक डास्क के एरे से किया। हम्म। सही। और, ठीक है। और फिर हम लोग उनके टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, कर भी लेते हैं। यहाँ पे जो हफ्सा की लैब है, एक सिंटेक्स एरर है उसमें, तो वो कर भी देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं कि टास्क टाइम इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू क्या, टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट टाइम. नाइस. आई हैव नो आइडिया, लेकिन नंपाई की एग्जीक्यूशन कम देर में हुई है. सही है. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हुई है. होनी नहीं चाहिए थी वैसे तो. अब सही हो गया. अब दास्की इज वे लेस देन नंपाई. ओके. और भी कम हो रही है फॉर सम रीज़न. सही है. तो सिमुलेट करने के लिए हाउ मच फास्टर इज डास्क कंपेयर टू नॉर्मल नंपाई, स्पेशली बिकॉज वो पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहा है. फिर तुम्हारे पास डाटा डाटा फ्रेम्स के लिए यूज़ करना है. ये रहे तुम्हारे पास. एक है तुम्हारे पास, अगेन इन दोनों को कंपेयर करना है. एक है तुम्हारे पास पांडास को डाटा फ्रेम्स करते हुए रीड किया, सेम डाटा सेट को. और एक तुम्हारे पास इसको यूज़ करते हुए किया. सही है. और टाइटैनिक डाटा सेट है नहीं मेरे पास, उसकी CSV फाइल, तो ये लोड हो नहीं पाएगा. बाकी पॉइंट इज़ द सेम. सेम काम तुमने दोनों से किए हुए हैं, एक दफ़ा पांडास के थ्रू और एक दफ़ा डास के डाटा फ्रेम के थ्रू. ओके. ओके. कोड समझाओ या तो फिर बताओ, आगे बढ़ो. एक मिनट मैं देख लेती हूँ. छोड़ दो, देख लूंगी. बताओ बताओ, क्लियर कर दो अगर है तो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा. एज का मीन निकाल रहे हैं जितने भी एज में सही है. सेट्स. यहाँ पे क्या हो रहा. और यहाँ पे सर्वाइव्ड इक्वल्स टू 1 चेक कर रहे हैं क्या, कि सिर्फ उन्हीं सर्वाइव. रोज को निकाल दो. उन्हीं रोज आनी चाहिए जिसमें सर्वाइव्ड इक्वल्स टू 1 है सही है. प्रॉबली. यहाँ पे क्या हो रहा है फिर. तो इसमें 2 दफा डीएफ पांडास में. डीएफ क्यों लगा हुआ है. इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास ये डीएफ जो पांडास है, ये वाली चीज़, ये स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करी है कि अगर इस कॉलम के अंदर 1 है तो. और दूसरा डीएफ. दूसरा डीएफ जो है वो दूसरा डीएफ क्या कर रहा है. दूसरा डीएफ तुम्हारे पास जीपीटी कर लेता है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, मुझे वर्ड्स में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा. I see. df pandas the data frame is filtered by passing the boolean. ऑन हो गया. ठीक है. तो तुम्हारे पास मतलब फर्स्ट डीएफ जो है वो सर्वाइव्स में जा रहा है और दूसरा जो है वो इक्वल्स टू 1 रहा है. नहीं, इज इट? बेसिकली होगा क्या कि ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है, राइट, यहाँ पे तो हमने कंडीशन डिफाइन की हुई है कि ये df pandas तो वो है कि सारी सारी रोज सेलेक्ट करो. सही है. सही है. सारे कॉलम सारे रोज. और इससे फिल्टर हो रहा है तुम्हारे पास कि सिर्फ वो रो ये. सेलेक्ट करो जिसमें सर्वाइव्ड इक्वल्स टू 1 है. सही. Okay, आगे देख लो. इसको ग्रुप किया हुआ है विद क्लास एंड एज और टाइम स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और फिर तुम्हारे पास ये एक दफ़ा पाइंडर्स के ऑपरेशन थे और तुम्हारे पास पे डास के ऑपरेशन है. और फिर तो प्रिंट ही हो रहा है सब कुछ. सही है. मुझे इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं? मुझे नहीं पता मैंने अपनी लैब में क्या लगाया है, बट इसका मैं फाइल स्क्रीनशॉट. दे दूंगा, या सही. स्क्रीनशॉट चाहिए बता दो. स्क्रीनशॉट दे दो, फाइल में क्या करना है. ओके, नेक्स्ट. ओके, ये हो गया डाटा फ्रेम्स. और ये तुम्हारे पास लैब नंबर 10 ख़त्म तुम्हारे हिसाब से 9. अब आ जाओ लैब नंबर 11 पर. अच्छा, इसमें भी तकरीबन सेम चीज़ें हैं सारी. तकरीबन तकरीबन. बस पहले पहले जो पहली लैब थी उसमें क्या यूज़ हुआ था.
उसमें डाटा फ्रेम्स और अरेज की बात की हुई थी, राइट। और डैश के 4 कंपोनेंट्स हैं। ये जो पहले दो, डाटा फ्रेम्स और डैश का रे। एक तीसरा था बैग, चौथा मुझे याद नहीं है, लेकिन तीसरा था बैग। ये एक्चुअली सही लिखा है। हुआ है यहाँ पे मैश। बैग्स, डाटा फ्रेम्स, चौथी एक और चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रही, भी देखते हैं। बैग्स क्या थी तुम्हारे पास? वो लिस्ट को हैंडल करने के लिए थी, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि जेसॉन और हम्म। लिस्ट। ठीक, तो अब उसको यूज़ करके हम लोग, और ये सब यूज़ क्यों कर रहे हैं, व्हाई नॉट जस्ट यूज़ लिस्ट? क्योंकि लिस्ट पे कंप्यूटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, एफिशिएंट नहीं हो पाती। हाँ, क्योंकि इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं हो रही होती, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पैरेलल कंप्यूटिंग होगी। ठीक है। ओके, ओके, अच्छा नेक्स्ट। कोड देखो। पहले तुम्हारे पास है क्या, टास्क क्या है? डेमोन्स्ट्रेट द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ टास्क अरेज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे नंबर अरे क्रिएट किया। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे। और फिर यहाँ पे तुमने ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग नंपाई अरे को कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ टास्क अरे। तो डी ए फ्रॉम अरे, और फिर उसमें नंपाई अरे पास किए और उसमें चंक्स भी दे दिया। तो ऑटोमेटिकली नंपाई अरे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टास्क अरे में। चंक्स ठीक। नहीं हो, किस में? चंक्स में करेंगे तो फिर वो एरे हो जाएंगे ना। चंक्स में करेंगे तो एरे हो जाएंगे मतलब? मतलब तुमने कहा कि नमपाई का एरे हम बनाएंगे, उसको चंक्स दे देंगे तो फिर टास्क का एरे बन जाएगा, इज इट ना? नहीं नहीं, सिर्फ चंक्स नहीं देने पे तुमने ये जो टास्क अरे है, टास्क अरे हम्म। तुमने किस क्या इंपोर्ट किया? एस डी ए। तो वो डी ठीक है। ए डॉट फ्रॉम अरे दिया और फिर इसके अंदर ये पास किया नंपाई अरे, तो वो हम्म। ऑटोमेटिकली टास्क अरे में कन्वर्ट हो गया। साथ साथ तुमने चंक्स भी दिए हुए हैं, तो वो चंक्स से कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो इस मेथड से कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉम नंपाई अरे टू टास्क अरे। समझ में आया? हेलो? थोड़ी सी आवाज लैग कर रही है। अब सही है? हेलो? हेलो हेलो हेलो? ओके, मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? ये लैब 9 है, वेट। मैं ये बोल रहा था कि इस मेथड के यूज़ करते वक्त, इस मेथड के अंदर जब तुमने पैरामीटर में नंबर एरे दिया है, तो वो उससे कन्वर्ट हुआ है टू अ डैश करे। सही है, और साथ साथ तुमने उसमें चंक्स भी के दे दिए कि कितने चंक्स में इसको तोड़ना है। ओके। सही है। तो वो चंक्स देने से नहीं टूटा, चंक्स देने से वो डैश करे में कन्वर्ट नहीं हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। मेथड। सही। और फिर वो फजूल चीज़ें ही हैं तुम्हारे पास, डॉट कंप्यूट, और डॉट कंप्यूट से तुम्हारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ओके, अब टास्क बैग्स आ गया। टास्क बैग्स, तुम्हारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं। पहली स्ट्रिंग ये रही, दूसरी स्ट्रिंग ये रही, तीसरी स्ट्रिंग ये रही। सही। ओके, फिर तुम्हारे पास बैग इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ लिस्ट टू ए टास्क बैग। तो उसका सिंटेक्स क्या है? जो टास्क बैग जो भी इंपोर्ट किया तुमने एज डॉट फ्रॉम सीक्वेंस, और फिर अंदर लिस्ट पास कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टास्क बैग में। सही। सही है। ओके, और तुम हमें इसमें करना क्या है? ऑटोमेटिकली एक मिनट में ऑटोमेटिकली लिस्ट डास बैक में कन्वर्ट हो जाएगी, वाली बात तुमने कहाँ पे बोली? यहाँ पे। यहाँ पे, ओके। क्योंकि डास बैग्स को अब हमने डीबी कर लिया, सही है, ठीक है। याद रखो वो डी बी इसलिए बिकॉज हम लोग ने इम्पोर्ट टास्क बैग एज डी बी है। हम्म। सही है। हम्म। सही। ओके,
अच्छा, अब तुम्हारे पास हमें करना क्या, इसमें वर्ड काउंट करना है। सही। तो हम लोग ने इसमें एक लैम्डा फंक्शन बनाया। लैम्डा फंक्शन पता है क्या होता है, अभी थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग में भी क्या था। वेट प्लीज, आवाज थोड़ी सी लैग हो रही है, वेट करो। अब सही होगी होगी। हाँ अब सही है। लैम्डा फंक्शंस पता है क्या होता है। अनक्लियर समथिंग था वो कुछ के, लैम्डा चीज वो थी जो अनक्लियर हो, है ना? अननेम्ड। अननोन, हाँ अननोन, राइट। वर्ड में याद है। तो तुम्हारे पास ऐसे फंक्शंस जिनका नाम नहीं होता, हम्म। बहुत ही वन लाइन फंक्शंस होते हैं, उनका नाम नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग ने जो बैग बैग है, बैग क्या है हमारे पास, अ, ये पूरा डाटा, इस पे, इस डाटा पर हम लोग ने मैप किया हुआ है कौन सा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। इस लैम्डा फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जा रहा है, उसका नाम क्या है, एक्स। एक्स। और उस एक्स का क्या कर रहे हैं हम लोग, स्प्लिट कर रहे हैं और उसकी लेंथ काउंट कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास ये जो डाटा है ये एज एन एक्स जाएगा, सॉरी, हाँ, इसका एक एक वर्ड ऐसे नेक्स्ट नहीं जाएगा? एक एक वर्ड नहीं, एक एक इंडेक्स जाएगा। तो फिर आप लेंथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स डॉट स्प्लिट किया हम लोगों ने, तो स्प्लिट से क्या हो गया, ये जो स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो गई इनटू ए लिस्ट, जिसमें पहला लेटर्स में? इंडेक्स ये है, दूसरा इंडेक्स ये, तीसरा इंडेक्स ये, एंड सो ऑन। और ओके, फिर हम लोग ने इस पे लेंथ लगाया तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए इस लाइन में। सही। सही है। ओके। ये नंबर ऑफ लेटर्स के लिए तो नहीं है ना? नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए लिखा हुआ भी है ना, वर्ड काउंट। ओके फाइन। सही है। फिर तुम्हारे पास एक फिल्टर्ड बैग है, बैग फिल्टर लैम्डा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं कि ऐसी लाइंस रिटर्न करो जिसमें डास्क एग्जिस्ट करता है। ये डास्क इन एक्स वही बता रही है हमें। सही है। एक और लैम्डा फंक्शन है, और इस लैम्डा फंक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी लाइन में डास्क एग्जिस्ट करता है। सही है। इससे होगा क्या कि सिर्फ तुम्हारे पास फिल्टर्ड बैग में वो लाइंस आ जाएंगी, सिर्फ पहली और तीसरी। लास्ट। हम्म। सही। ओके। तुम्हारे पास ये भी हो गया, डास डाटा फ्रेम्स एस डी डी फाइल पाथ। अच्छा, अब ये है CSV फाइल को रीड करवा रहे हैं हम लोग यूजिंग डैश डाटा फ्रेम। तो एक दफ़ा देख लो, फाइल पाथ दिया वॉइस। तुमने, ठीक हो गई। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ठीक हो गई। हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, हाँ। ओके, डन। अच्छा, अब ये है हमारे पास के CSV फाइल को एज अ डाटा डैश डाटा फ्रेम कैसे रीड करवाना है, तो उसका सिंटेक्स ये रहा। सही। डॉट रीड CSV से वो एक्सेल फाइल को रीड कर रहा है। सही। और यहाँ पे हमारे पास फिल्टरिंग की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो इससे सारी रोज आ गई, वही चीज़ है, दो दफ़ा लिखा हुआ है। हम्म। इससे सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट हो गया, और एक कॉलम जो भी वैल्यू वाला कॉलम है वो ग्रेटर देन 100, सिर्फ वो वाली रो सेलेक्ट हो जाएंगी जिसमें कॉलम इज़ ग्रेटर देन 100 है। और फिर वो वाली सिर्फ रोज आ जाएंगी तुम्हारे पास इसमें। सही। सही। हम्म। और फिर ये ग्रुप बाय मीन, वही चीज़ है कि कैटेगरी को ग्रुप बाय करो एंड देन उसका उसके हिसाब से मीन निकालो, कैटेगरी के हिसाब से मीन निकालो। ओके, क्लियर। यस। हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। अच्छा, अभी क्या पीछे क्या हुआ है, शो रियल टाइम कंप्यूटेशन मॉनिटरिंग यूजिंग डैशबोर्ड। ओके, ये रन करके नहीं देखा मैंने। सही है कि इससे होता क्या है, लेकिन हो सेम चीज़ रही थी जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन ये रन करके नहीं देखा मैंने। आई विल चेक नेक्स्ट टाइम एंड देन मैं इसको बताऊंगा। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया लैब 11 भी, तुम्हारे लिए लैब 10। इसमें सिर्फ हम्म। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, वो मैं कल या परसों करवाऊंगा। सही है, ठीक है। ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ बंद।